हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संघवाद के। पार्ट 2 है हमारी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का। और अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, जो इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं ना, वो क्वेश्चन अगर कर लिए तो समझो आपका चैप्टर क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट आते हैं, जैसे कि आप इस पीडीएफ में देखोगे। पहले ही क्वेश्चन 2014 में, 16 में, 13 में, 15 में, 12 में, 11 में इतनी बार आ रखा है ये। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, इस साल भी आने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बता दूं, पूरा का पूरा एसएसटी का सिलेबस मैं खत्म करवा चुका हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी चैप्टर के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर समझाए वो हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाए। तो चलिए जी, स्टार्ट कर देते हैं हम। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, संघवाद की कोई भी 5 प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको सिंपल सा संघवाद की विशेषता बतानी है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत को एक संघीय देश क्यों कहा जाता है। बात वही है, आपको सिंपल संघीय व्यवस्था की विशेषता बतानी है। पहली बात तो है, संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है। जैसे केंद्र में सरकार होती है, राज्य में सरकार होती है, और क्षेत्र की अलग सरकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने और कर वसूलने व प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार होता है। इसका मतलब है क्षेत्र अधिकार होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे मैं हूं, मैं अपने एमएलए की बात भी सुनूंगा, अपने सीएम की बात भी सुनूंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनूंगा। तो ये तीनों स्तर की सरकारें, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय सरकारें, राज तो मेरे पे ही कर रही है, बट कर वसूलने का इनका अलग अलग होता है। जैसे सीएम जो है, दिल्ली का सीएम, वो पंजाब के लोगों से टैक्स नहीं ले सकते। तो ये है अपना सेकेंड पॉइंट, ये हो गया। तीसरा हो गया कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि जितनी भी पावर है ना हर स्तर की सरकार की, वो हमारे संविधान में लिखी गई है कि केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, राज्य सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। और मान लो अगर राज्य सरकार की जो पावर है उस पर बंदिशें लगाई जाती है, तो उसकी गारंटी संविधान देता है। और संविधान बोलेगा, जो कोर्ट है वो संविधान को कोर्ट करते हुए बोलेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी संविधान का एक तरह से रेफरेंस देते हुए बोलेगी कि आप राज्य सरकार की पावर नहीं छीन सकते। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट यह है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज करना है ना हमारे संविधान में, तो एक सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, ना राज्य सरकार अकेले कर सकती, ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को हर राज्य की सरकार से मैक्सिमम परमिशन लेनी पड़ेगी, और राज्य सरकार तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो इसलिए संविधान, यानी जो संघवाद देश होते हैं ना, उसमें संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार नहीं चेंज कर सकती। नेक्स्ट है कि मान लो अगर राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार, किसी भी 2 स्तरों के सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाता है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ही देखती है एक संघवादीय देश में या संघीय देश में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। इसका मतलब है, जितने भी स्तर की सरकारें होती है ना, उनका पहले से ही फिक्स्ड है कि ये इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो लोग टैक्स देंगे, उनका पैसा दिल्ली की सरकार के पास जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये बता रखा है। पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके पास, जो पंजाब की राज्य की सरकार है उसके पास पैसे का आएंगे, पंजाब के लोग टैक्स देंगे तो उनके पास आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका है कि हमारे संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत अच्छे से लर्न करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघीय शासन व्यवस्था को आमतौर पर किन 2 तरीकों से गठित किया गया है। या ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथ आकर संघ बनाना और राज्यों का गठन करके संघ बनाना, दोनों शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करे। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो देखो, संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीके से गठित की गई है। एक तो है अपना साथ आकर संघ बनाना, और एक है राज्यों का गठन करना। ये बड़ा सिंपल है, देखो सिंपल सीधी बात है। साथ आकर गठन बनाने का मतलब क्या है? जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट देश, स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल जाए और एक बड़ी इकाई बना ले, तो इसको साथ आकर संघ बनाना कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसी देश का नाम है, किसी कंट्री का नाम है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आकर संघ बनाया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्र देश है, और वो साथ में आकर एक बड़ी इकाई के रूप में हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि साथ में आकर संघ बनाना। ठीक है, जब बहुत सारे छोटे छोटे देश आपस में एक बड़ी इकाई के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। ओके, इसमें जो जितने भी देश होते हैं ना, सबके पास इक्वल पावर होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी देश है, सब में इक्वल पावर है। और साथ में ये क्यों आते हैं? ताकि
अपनी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और अपनी खुशहाली बढ़ाने का रास्ता विख्यात करते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे साथ आते हैं, सुरक्षा के लिए और खुशहाली बढ़ाने के लिए अपना। इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी बहुत सारे देश आते हैं, शायद आपको ना पता हो, कनाडा और ये यूएसए, ये सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आते हैं। ये तो हो गया हमारा साथ में आकर संघ बनाना। दूसरा होता है राज्यों का गठन करके। अब राज्यों का गठन करके क्या मतलब होता है, जब एक देश, जब बहुत बड़ा देश होता है, जब उसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं राज्य का गठन करना। जिसका एग्जाम्पल है भारत। भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो भारत के अंदर ही बहुत सारे आंतरिक राज्य बना दिए गए हैं। इसी को कहते हैं राज्यों का गठन करके एक संघीय शासन व्यवस्था चलाना। ओके, और जो ये वाला होता है ना, इसमें यानी राज्यों का गठन करके जो संघीय व्यवस्था चलाना होता है ना, इसमें जितने भी राज्य होते हैं ना, सबके पास इक्वल पावर नहीं होती। जैसे जम्मू कश्मीर के पास जो पावर है वो दिल्ली के पास नहीं है, दिल्ली के पास जो पावर है जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। सबके जो जितने भी राज्य होते हैं सबके पास अलग अलग पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस व्यवस्था में सभी राज्यों के पास समान अधिकार नहीं होते। मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके पास विशेष अधिकार होते हैं। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो सरकार होती है ना हमारे इसमें राज्यों का गठन करके संघीय व्यवस्था चलाने में, तो वो हमारी केंद्र सरकार होती है। इसका एग्जांपल है भारत और बेल्जियम। भारत और बेल्जियम में केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके, और दोनों ही देशों में जो अलग अलग राज्य है ना, उनके पास समान पावर नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो ना, तो मैं आपको बोलूँगा एक बार चैप्टर समझ के आओ। अगर ज़्यादा टाइम है तो आपके पास, अगर आपका 1-1.5 महीने बाद पेपर है ना, तो चैप्टर की वीडियो देख कर आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सब कुछ ऊपर से नहीं जाएगा आपके। और जिन बच्चों ने वीडियो देख रखी होगी उनके लिए बहुत सिंपल होगा ये, उनको लग रहा होगा कि यार ये तो मजाक हो रहा है, बहुत इजी लगेगा उनको। बट अगर जिन्होंने चैप्टर नहीं समझा उनसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो अगर आपका कल परसों एग्जाम है तो यही वीडियो देख लो, इसी वीडियो के जो लिखा है ना उसे अच्छे से लर्न कर लो। बट अगर ज़्यादा टाइम है तो वीडियो देख कर आ जाओ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1992 में किए गए संशोधन के बाद संविधान में लाए गए विकेंद्रीकरण के 5 बदलावों के बारे में बताइए। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी के और का 2012 में, 16 में और 7 में, 16-17 इवनिंग मॉर्निंग 2011 में और 2018 में, उसके बाद भी 2011 में और 10 में आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको विकेंद्रीकरण बताना है कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। दूसरी बात है 1992 में है ना कुछ बदलाव किए गए थे हमारे संविधान के अंदर विकेंद्रीकरण को लेकर, वो बताने हैं आपको। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो विकेंद्रीकरण का मतलब समझ लो। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सिंपल, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पावर लेके जब स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और 1992 में कुछ बदलाव आए थे हमारे संविधान के अंदर विकेंद्रीकरण को लेकर। तो वो बदलाव कौन कौन से थे? पहला तो स्थानीय निकायों यानी सरकारों का चुनाव नियमित रूप से करवाना संवैधानिक तौर पे ज़रूरी कर दिया गया था। पहले क्या होता था, जो स्थानीय सरकार होती थी उनके चुनाव होते थे नहीं होते थे, कंफर्म नहीं था। बट अब हमारे संविधान में 1992 में लिख दिया गया कि इनके चुनाव करवाना एक कंपलसरी है कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं यानी हमारी जो स्थानीय सरकार है, उनके पदों पर अनुसूचित जाति, SC ST इन सब के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई। साथ ही में कम से कम 1/3 जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हमारे स्थानीय निकायों यानी स्थानीय सरकारों में। बात एक ही है, स्थानीय निकाय और स्थानीय सरकार एक ही बात है। ओके, और साथ ही में हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। मैंने अभी आपको बोला कि हमारे संविधान में ये बोल दिया गया था कि अब स्थानीय सरकार के इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो इसी के लिए एक राज्य चुनाव आयोग बनाया गया जो कि इनके चुनाव करवाएगा। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। इसका मतलब है 1992 में ये भी बोला गया कि अब राज्य की सरकार है ना, उसको अपने जो कुछ रिसोर्स है, कुछ पैसे हैं, वो इन स्थानीय सरकारों को भी देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। मतलब दिल्ली में जो राज्य की सरकार है वो जो हमारी स्थानीय सरकार है उनको कम पावर देती है, कम रिसोर्सेज देती है, पंजाब में ज़्यादा देती है। तो ऐसे हर राज्यों में अलग अलग होती है प्रकृति, यानी पावर बांटने का जो तरीका होता है उनका अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस PDF के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान में दी गई 3 सूचियाँ क्या है। आपको याद होगा हमारे संविधान में 3 सूची है, कौन कौन सी अभी मैं बताऊंगा। ये पहले तो बता दूं, 2015 में, 2014 में, 12 में, 13 में, 11 में और साथ ही में 11 मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट। देख सकते हो आप, क्वेश्चन अलग है। ठीक है,
तो ये बताना है। एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ये बड़ा है तो आपको कोई समझने में दिक्कत ना आए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों के 3 वितरण का वर्णन कीजिए। आपको पता ही है 3 सूचियां हैं आपको बतानी है जिसमें पावर, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे केंद्र सरकार ही बना सकती है कानून, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बारे में अभी बात करेंगे, बट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। आगे क्या लिखा है, उन विषयों पर कानून कौन बना सकता है, ये आपको बताना है। कौन कौन से ऐसे विषय जिन पे कौन सी सरकार कानून बना सकती है, ये बताना है। जो इन सूचियों के अंतर्गत नहीं आते, कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो इन तीनों सूचियों के अंदर नहीं आते, तो उन पे कानून कौन बनाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो देखो, एक होता है संघ सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। जैसे कि अभी नोटबंदी हुई थी 2016 में, अभी तो नहीं, बहुत पहले हुई थी मतलब। तो नोटबंदी किसने कराई थी, केजरीवाल जी ने? नहीं, वो कराई थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब यानी वो किस में आते हैं, केंद्र सरकार में आते हैं। क्या केजरीवाल जी ऐसा करवा सकते थे? नहीं करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो वो कानून जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ऐसे मसले जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मुद्रा वगैरह, मुद्रा यानी मनी, इन पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। एक होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार में वो विषय आते हैं जिन पर केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे कि पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि, सिंचाई आदि। इसका मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से भी बहुत ज़्यादा बच्चे देखते हैं पंजाब, मतलब पूरे इंडिया से ही देखते हैं वैसे तो, बट मैंने देखा है वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो बच्चे हैं वो उनके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं। जो अभी जो है सीएम वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी हैं, उनके नाम के आगे जी है, बट मैंने एक एक्स्ट्रा जी लगा दिया और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए। तो जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो किसकी बात मानेगी, प्रधानमंत्री जी की? नहीं, वो मानेगी हमारी ममता बनर्जी जी की। क्यों? क्योंकि वो राज्य सूची के अंदर आता है। जो हमारी राज्य की पुलिस है वो राज्य सूची यानी हमारी सीएम के अंदर आता है। तो उन पे कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य का है, तो इसलिए वो राज्य सूची का एक टॉपिक है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, जिस पे केंद्र कानून बनाए संघ सूची, जिस पे राज्य कानून बनाए राज्य सूची। अब कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन पे दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वह विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लो सर दोनों नहीं बना दिए कानून और दोनों का ही कानून अलग अलग है, तो किसका फॉलो होगा? तो केंद्र सरकार का कानून फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, और एक और बात, अब कुछ ऐसे कानून होते हैं जो राज्य सूची में, जब हमारा संविधान बना था ना, तो उस टाइम में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे, बहुत सारे ऐसे मसले थे जो उस टाइम नहीं थे बट अब है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग उस टाइम नहीं था, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्राइम वगैरह उस टाइम नहीं थे। ठीक है, और ये साइबर क्राइम होता है उस टाइम नहीं था, तो उनको बाद में ऐड किया गया। बाकी बचे हुए विषय पर केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। तो जो इंटरनेट बैंकिंग होता है, साइबर क्राइम होता है, उनसे रिलेटेड जो कानून है सिर्फ और सिर्फ हमारी केंद्र सरकारी बना सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, ये पहले तो मैं बता देता हूँ कि 2012 में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और साथ में 2011 मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं एक बार रीड कर देता हूँ। 1990 के पहले भारत में केंद्र राज्य संबंधों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था या करना पड़ा? आज केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति साझाकरण अधिक प्रभावी क्यों है? देखो सिंपल सा मैं इसका आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1990 से पहले ना जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध था ना वो बहुत प्रॉब्लम में था, बट आज ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। तो आपको 1990 से पहले आप जाओगे ना तो ज़्यादातर आपको केंद्र में भी और राज्य में भी सिर्फ एक ही सरकार मिलेगी, वो है हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार। ठीक है, बट अब जो है वो चीज़ चेंज हो गई है। तो पहले क्या नुकसान होता था इसका और आज क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ आपको। भारत की आज़ादी के काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है, जिसका किसका? कांग्रेस पार्टी का। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब है हमेशा है ना, देखो सिंपल सीधी बात है, अगर किसी केंद्र के अंदर, मान लो अभी केंद्र के अंदर, अभी तो नहीं, उसी टाइम पे जाते हैं 90 जब हम आज़ाद हुए थे तब की बात करते हैं, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और बाकी जितने भी राज्य उनमें भी कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता है ना। राज्य सरकार नहीं बोलेगी कि जी रोको या मत करो या करो। क्यों? क्योंकि राज्य में भी उनकी सरकार है, तो पावर ज़्यादा होगी कांग्रेस के पास। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, राज्य सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। जब 1990 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तब
जो हमारी राज्य सरकार है वो अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। जब केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग थी तब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। आज़ादी के टाइम क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार जब इलेक्शन हुआ था ना, तो पूरे इंडिया में हर राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर। 1957 में जब इलेक्शन हुआ था उसकी बात बता रहा हूँ। उस टाइम एक केरल था, केरल के अंदर जो सरकार थी वो सीपीआई की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार थी। ठीक है, अब जो हमारी केंद्र सरकार थी उसने अपने पावर का गलत उपयोग करके वहाँ की राज्य सरकार को हटा दिया और दोबारा इलेक्शन करवाया और कांग्रेस जीती। तो समझ सकते हो ना, 1990 से पहले बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया था केंद्र सरकार ने अपनी पावर का। ओके, बट 1990 बाद के बाद स्थिति बदल गई। क्यों? क्योंकि इस अवधि में किसी भी एक दल को लोकसभा का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, जिससे गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या था 1990 बाद क्या हुआ कि कोई भी पार्टी, कोई भी, अगर आपको जीतना है ना तो आपको इंडिया के अंदर 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए, बट किसी भी पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें मिल ही नहीं पाई 1992 में। तो बहुत सारी पार्टियों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाया जो राज्य की पार्टी थी। अब आप खुद सोचो, अज्यूम करो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और आपकी पार्टी ने कांग्रेस सरकार को सपोर्ट किया है, मान लो, तो क्या कभी भी कांग्रेस की जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को छेड़ेगी, दिल्ली की सरकार को छेड़ेगी? नहीं छेड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने दिल्ली की, आपकी सरकार को छेड़ा तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और हमारी सरकार ढह जाएगी। ठीक है, दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इसीलिए अब जो रिलेशन है वो अब चेंज हो चुका है, राज्य के पास भी अब ज़्यादा पावर आ चुकी है। ठीक है, इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य की सरकार की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़े फैसले पर बल दिया है ताकि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को बर्खास्त ना कर सके। जो पहले हुआ था, जो मैंने बताया था केरल के साथ, वैसे दोबारा ना हो सके, इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कानून बनाए हैं। इसी प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता के साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। उस टाइम जैसे हमारा संविधान था, उस टाइम सत्ता की साझेदारी इतनी नहीं थी क्योंकि कांग्रेस का डोमिनेंस था, बट आज जो है सत्ता की साझेदारी हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में संघवाद सफल क्यों है या क्यों हुआ है? भारत द्वारा अपनाई गई नीतियां कौन सी थी जिन्होंने इस सफलता को सुनिश्चित किया? इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले तो देखो, आपको बताना है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक नीति की प्रकृति के कारण भारत एक संघवाद में सफल हुआ है। ठीक है, संघीय ढांचे के सुचारू संचालन के लिए भारत द्वारा अपनाई गई नीति, भारत ने कुछ नीतियां अपनाई है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं संघवाद में। वो कौन कौन सी नीति थी? आपको याद होगा, पूरा का पूरा थर्ड पार्ट जो था इसी पे ही बेस था। वो कौन सी? एक तो भाषा नीति या भाषा राज्य मैं बोलूँगा आपको। इसका मतलब ये है कि हमारी केंद्र सरकार ने राज्य के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे राज्यों को बनाने, अब जैसे कि मैं आप पंजाब में जाता हूँ, पंजाब में कौन सी लैंग्वेज चलती होगी? पंजाबी। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, उस टाइम नहीं थे, उस टाइम ऐसा नहीं था। हरियाणा में हरियाणवी, ऐसा नहीं था पहले, बट बनाया गया। हमारे केंद्र सरकार ने ऐसे अनुमति दे दी। कभी भी किसी स्टेट पे कोई लैंग्वेज नहीं थोपी गई। ठीक है, अगर साउथ इंडिया पे अगर बोलो कि जी नहीं हिंदी ही सीखो आप, तो फिर दिक्कत है ना। बट हमारी केंद्र सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया, हमारे संविधान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हर बंदा हमारे भारत के संविधान की रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनको भाषा राज्य मिला है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों का निर्माण के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल दिया गया था। भाषा राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहला और प्रमुख परीक्षण था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा नीति। भाषा नीति के हमारे देश में जो ज़्यादा बोलने वाली भाषा है वो हिंदी है, बट कभी भी हिंदी थोपी नहीं गई किसी और राज्य पे। ठीक है, भारतीय संघ के लिए दूसरा परीक्षण भाषा नीति है। भारतीय संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को बहाल करने का तरीका है जिसमें व्यवहार में संघवाद को मजबूत किया। मतलब है ना, केंद्र राज्य संबंध भी चेंज हुआ है जिसकी वजह से जो हमारी संघवाद है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। मैंने आपको बताया ना 1990 वाला एग्जांपल थोड़ी देर पहले अभी दिया था मैंने आपको। पहले कांग्रेस का डोमिनेंस रहता था बट अब नहीं रहता, अब केंद्र राज्य संबंध ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। और नेक्स्ट है 1992 में जो हमने विकेंद्रीकरण किया था। ठीक है, भारत में सत्ता का स्थानीय सरकार के लिए विकेंद्रीकरण किया गया है। स्थानीय सरकार में शहरी क्षेत्रों और गांवों और नगर
पालिकाओं में पंचायतें शामिल है। स्थानीय सरकार में शहरी क्षेत्रों में जो भी गांव होते हैं और जो शहर हैं उनकी नगर पालिका और पंचायत शामिल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करी गई जिसकी वजह से भारत एक सफल संघवाद कहलाया। दोबारा से बता देता हूँ, भाषा के आधार पर राज्य बनाए, साथ ही में भाषा नीति कभी भी हिंदी की जगह थोपी नहीं गई, साथ ही में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, विकेंद्रीकरण था, बहुत अच्छे से किया गया और केंद्र राज्यों का संबंध भी बदला है जिसकी वजह से भारत एक सफल संघवादीय देश बन पाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है या क्यों किया है? भारत की कुछ उप राजनीतिक इकाइयों को एक विशेष दर्जा क्यों दिया गया है वो बताइए। 2015 में और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कहा था कि भारत है ना संघों का एक राज्य है, मतलब राज्यों का संघ है, बहुत सारे राज्यों को मिला दे तो संघ बनता है। ऐसा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आंसर लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ बन गया क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासित प्रदेशों के साथ साथ कई रियासतें शामिल थी। भारत की कुछ उप राजनीतिक इकाइयों के पास विशेष दर्जा प्राप्त है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा एरिया इंडिया में ऐसा था 1947 से जो ब्रिटिशों के हाथ में था और बहुत सारा ऐसा भी एरिया था जो राजाओं के हाथ में था। आपको पता होना चाहिए इंडिया में 1947 से पहले राजा रजवाड़े वगैरह भी होते थे। तो इन दोनों के एरिया को मिलाया गया, इसलिए भारत को एक राज्यों का संघ बोला गया। और यहाँ पर जो भी राज्य हैं उनके पास अलग अलग पावर है, सबके पास सेम पावर नहीं है, कुछ को विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कि फ्रांसीसी और पुर्तगाली शासित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। इसका मतलब है जिस एरिया पे फ्रांसीसी और पुर्तगाल यानी गोवा पर जो कब्जा कर रखा था ना फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने, उनको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। आपको पता होना चाहिए गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को भी एक विशेष दर्जा दिया गया था, है ना, यूनियन टेरिटरी, और कुछ पावर दी गई थी क्या दूसरा इंडियन वहाँ पर जाके ज़मीन वगैरह नहीं ले सकता। साथ ही में कुछ इकाइयाँ स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए बहुत छोटी थी, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जैसे कि पुडुचेरी हो गया, बहुत छोटी छोटी है, दिल्ली हो गया, ठीक है, इसीलिए उनको भी क्या किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी उनके पास थोड़ी कम पावर है। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उसके सीएम के पास कम पावर होती है। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के जो सीएम है केजरीवाल जी, उनके पास थोड़ी कम पावर है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह करते रहते हैं कि हमारे पास ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्व में राज्यों को एक विशेष दर्जा दिया गया है। आपको पता है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में है ना, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी हम वहाँ पर भी जाके, जैसे नागालैंड में कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर आप ज़मीन लेकर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संस्कृति और उनकी जनजातियाँ बहुत सारी ऐसे रहती है वहाँ पर, ठीक है, जो थोड़ा सा इंटरेक्शन नहीं चाहती लोगों से। ठीक है, अगर आप जाओगे वहाँ पर और आपने कुछ ऐसी गलत हरकत कर दी वहाँ पर, तो वो आपको नाप देंगे, दुनिया से उठा देंगे, है ना। तो वो थोड़ी सी ऐसी ट्राइब है जो लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहती है, तो उनकी भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिनसे उनको बुरा लगे, तो इसलिए ये किया गया है। ठीक है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी अलग अलग राज्य हैं उसमें ब्रिटिश शासित राज्य भी हैं और रियासतें भी शामिल है। सब राज्यों को अलग अलग समान पावर नहीं है, अलग अलग पावर है। ठीक है, और इसी के लिए वो इंडिया में मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, स्थानीय सरकार की आवश्यकता का आंकलन कीजिए, या क्वेश्चन ये है कि विकेंद्रीकरण के किसी 5 फायदों का बताइए। आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में क्या है, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है, क्षेत्रीय सरकार है, जिसको स्थानीय सरकार भी कहते हैं। तो स्थानीय सरकार क्यों ज़रूरी है वो आपको बताना है। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। पहला जो स्थानीय सरकार है उसको क्यों बढ़ावा दिया गया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको स्थानीय सरकार स्तर पर ही निपटा लिया जाता है, तो इसलिए हमारे स्थानीय सरकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं का मतलब बेहतर समझ सकते हैं वो, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो हमारे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ लेते हैं, और साथ ही में उनको पता होता है, अपने इलाकों की जानकारी होती है और उन्हें पता होता है कहाँ पर कितना पैसा लगाना है और किस चीज़ में कितनी कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्या समझ आया हमें? सेकंड पॉइंट ये समझ आया कि लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में बेहतर पता होता है, उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बेहतर जानकारी होती है, उन्हें पता होता है कहाँ पर कितना पैसा लगाना चाहिए और वो संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसले को में सीधी भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। देखो, मेरे को नहीं पता पीएम कौन है, पीएम कौन बनेंगे, या मेरे को नहीं पता सीएम कौन बने, बट मेरे को पता है भैया मेरा जो एरिया का एमएलए है ना वो यही बंदा बनना चाहिए, क्योंकि यही हमारे इलाके को अच्छा कर रहा है। तो इससे ना सीधे भागीदारी बढ़ती है, लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। अब मैं जा रहा हूँ एमएलए के लिए वोटिंग करने क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, या वो अच्छा काम कर रहा है मेरे इलाके के लिए, तो फिर मैं सीएम के इलेक्शन में भी वोट देने जाऊँगा, फिर मैं पीएम के इलेक्शन में भी वोट देने जाऊँगा, तो इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन
कि लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वशासन का मतलब होता है खुद पे शासन। तो मेरे इलाके में जो भी एमएलए है वो भी मेरे इलाके का ही है, तो हम खुद पे शासन ही कर रहे हैं ना। अब देखो जैसे पीएम है, पीएम जो है वो गुजरात से हैं अभी, है ना, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं पीएम जो है हमारे। तो क्या उनको बाकी एरिया की प्रॉब्लम का बारे में पता होगा? वैसे तो पता होगा उन्हें, क्योंकि बहुत अलग अलग नेताओं से वो मिलते हैं और उनको बहुत सारी बातें भी बताई जाती है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो उनको सलाह देते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो स्वशासन है। अगर एमएलए की बात करें तो वो स्वशासन है, क्योंकि एमएलए मेरे एरिया में रहता है और उसे मेरी एरिया की प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का साझाकरण संघर्ष को कम करता है। देखो अगर हम स्थानीय सरकारों में पावर देते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। स्थानीय लोग जो हैं वो हल्ला नहीं मचाते और ये नहीं बोलते कि जी हमें पावर नहीं दी गई, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके फ़ायदे हम देख चुके हैं 2011 में, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघों को एक साथ पकड़ना, यानी वो जो मैंने बताया था ना, कौन सा वाला, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। साथ में आकर संघ बनाना, याद है? साथ में आकर संघ बनाना अपनी घटक इकाइयों को समान शक्ति नहीं देता। आपको पता ही है कि उसमें क्या होती है, सबके पास समान पावर नहीं होती साथ आकर संघ बनाने में। संघों को एक साथ पकड़ने में, मतलब जैसे भारत है, भारत में अलग अलग राज्य, सबके साथ समान पावर नहीं है, तो वही बताना आपको। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। ऑल दो 2019 में वो जो आर्टिकल था 370 उसको हटा दिया गया है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको एक अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता, और इतने बड़े होते हैं कि उनको आप किसी दूसरे के अंदर नहीं मिला सकते, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए हम हाँ कह सकते हैं कि जो राज्य को पकड़कर एक अलग अलग राज्य को मिलाकर एक जो देश बनाने वाले जो प्रक्रिया है, संघीय व्यवस्था है, उसमें सबके पास समान पावर नहीं होती। एक बार बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके इस वाले की, यानी ये जो राज्यों का गठन करके, इसमें ये जो भारत में ना अलग अलग राज्यों को मिलाकर बनाया गया, तो सबके पास इक्वल पावर नहीं है। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो चुका है, ठीक है। स्थानीय सरकारों वाला भी हो चुका है, संघ वाला भी अभी मैंने बताया 370 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विकेंद्रीकरण के लिए तर्क दीजिए। विकेंद्रीकरण क्यों ज़रूरी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि विकेंद्रीकरण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्या होती है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्या होती है जिनका स्थानीय स्तर पर ही निपटा लिया जाता है। जैसे कि मान लो मेरे एरिया में बल्ब ख़राब हो गया पार्क के अंदर, तो मैं क्या पीएम को लेटर लिखूंगा, सीएम को लेटर लिखूंगा? नहीं, मेरा जो एमएलए है वो खुद सही करवा देगा, है ना। तो स्थानीय बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बड़ी संख्या में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका स्थानीय स्तर पर निपटा दिया जाता है। इसलिए हमारे देश के लिए विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्थानीय सरकार के पास भी पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि इससे प्रत्यक्ष भागीदारी भी बढ़ती है, ये भी पता ही है आपको, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट था कि ग्रामीण एरिया में स्थानीय जो सरकार है उसका आपको स्ट्रक्चर बताना, उसकी संरचना बता दी है, ठीक है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो होती है सबसे नीचे वाले स्तर पर कौन सी होती है, जिसको हम कहते हैं सभा कहते हैं, ठीक है। उससे ऊपर होती है हमारी ये वाली, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। सॉरी दोबारा से बताता हूँ। जो एक सबसे छोटा लेवल होता है ना राज्य उसकी ग्रामीण सरकार का, ग्रामीण स्थानीय सरकार का, उसका होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी, जब बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाता है तो उसको बनता है वो मंडल या समिति, जिसे पंचायत समिति बोला जाता है। और बहुत सारी पंचायत समिति को मिला दिया जाता है तो ये हमारा ये बनता है क्या, जिला परिषद। ओके, इसके बारे में रीड कर लेना एक बार, ठीक है। याद रखना कि जो हमारी ग्राम पंचायत है उनको इलेक्ट करने का काम होता है हमारे ग्राम सभा का, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है, तो इसलिए ये रहा। देखो वीडियो देख लेना, अगर आपने वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना, नहीं तो एक बार ये रीड कर लो, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। दोबारा से बता देता हूँ, सबसे छोटे लेवल पे जो हमारी ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। उसके बाद जब बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाता है तो पंचायत समिति या इसे मंडल या प्रखंड कहते हैं। उसके बाद जब बहुत सारी पंचायत समिति को मिला दिया जाता है तो जिला परिषद बनती है या जिला पंचायत बनती है, ठीक है। अब ये रहा हमारे ग्राम सभा का क्वेश्चन, ठीक है। ग्राम सभा क्या है और ग्राम सभा के किसी 4 कार्यों को बताइए। एक निकाय जिसमें गांव के सभी व्यक्ति सदस्य गांव के समूह शामिल होते हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम सभा क्या है, ये ग्राम सभा है, यानी ग्राम पंचायत को चुनने वाले जितने भी 18 साल से वयस्क लोग होते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। इनके काम क्या होता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव करना, यानी यही लोग मिलकर क्या करते हैं, यही लोग मिलकर इनको चुनते हैं, ठीक है। ये जो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं उनको चुनते हैं। ओके,
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं। साथ में ये पंचायत के काम को भी देखते हैं कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही में जो वार्षिक बजट होता है उसको भी मंजूरी देते हैं कि इतना पैसा गांव में इस वाले इलाके में लगना चाहिए, कृषि में लगना चाहिए, थोड़े ट्रैक्टर वगैरह रोड बनाने, ये वाला काम। और साथ ही में ग्राम पंचायत के प्रदर्शन की सीमाक्षा करता है या देखता है कि हम इसको और ज़्यादा प्रदर्शन कैसे सुधार सकते हैं, ये भी हमारा ग्राम सभा देखता है। ओके, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकारों ने भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उसी समय बहुत सी कठिनाई है के बारे में। पहली बात तो जो स्थानीय सरकार है बहुत अच्छा प्रभाव भी डाला, बहुत बुरा प्रभाव भी डाला, तो दोनों के बारे में बताना है आपको। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं अच्छे प्रभाव की। तो अच्छे प्रभाव क्या है इसका? पहले तो लोकतंत्र को गहरा करने में मदद मिली है हमारी स्थानीय सरकार से। नेक्स्ट है महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ा है, उनकी आवाज़ बढ़ी है। अब कुछ परेशानी सुन लेते हैं। ग्राम सभा की बोला तो जा रहा है कि ग्राम सभा की बैठकें होती है, बट वो नियमित रूप से नहीं होती, हर साल नहीं होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि अधिकांश राज्यों में सरकार ने स्थानीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित नहीं की है। हमने बोला था ना, याद है 1992 में बोला गया था कि जी राज्य सरकार को, जो स्थानीय सरकार उनको पावर देनी चाहिए, बट वो नहीं दी गई प्रॉपर, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करवाती, और बहुत सारे संसाधन भी है, पैसे वगैरह, वो जो राज्य सरकार है वो स्थानीय सरकार को नहीं देती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संघवाद चैप्टर के वो थे खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आई होप अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। वीडियो को शेयर करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है खासकर कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करा करो, ठीक है, जिससे बाकी बच्चों तक भी पहुँचे और मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ यार मेरे को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी करना है। साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैंने एक न्यू चैनल बनाया, ठीक है, मेन पॉइंट टेक उसका नाम है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 1000 सब्सक्राइबर है, बट आप जब डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाकर क्लिक करोगे ना न्यू चैनल के, तो आपको दिखेगा कि 2000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, जबकि मैंने उस पर कोई वीडियो भी नहीं डाली। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है यूट्यूब से और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। सो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, क्योंकि पहली वीडियो के साथ ही मैं धमाका मचाने वाला हूँ। स्टार्टिंग में पहली वीडियो फेस कैम के साथ बनाऊंगा मैं, तो पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आपने नोटिफिकेशन बेल दबा रखा होगा, इस चैनल का भी उस चैनल का भी। साथ में यार आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे अकाउंट बना के ज़रूर फॉलो कर लेना यार। अगर कोई दिक्कत हो जाती है ना चैनल में, तो वहीं पर मैं आपसे हेल्प मांग सकता हूँ, और वहीं पर आप थोड़ा हेल्प भी कर सकते हो मेरी, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक ट्विटर अकाउंट ज़रूर बनाओ और मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो करना। आप किसी भी जिस भी आप यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं ना, उसके ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो जाती है चैनल के साथ तो वहीं पर वो आपसे हेल्प मांग सकता है। तो मेरे लिए नहीं, जितने भी यूट्यूबर को आप देखते हो उन सबको फॉलो करना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है नोट्स वगैरह के लिए, वैसे तो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, ठीक है। या मैं वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, जल्दी वेबसाइट बना दूंगा आपके लिए। और वेबसाइट कैसे बनाई मैंने वो भी मैं उस वीडियो में, जो मैंने न्यू चैनल बनाया है वहाँ पर वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप भी वेबसाइट वगैरह बनाना सीखो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आई होप इस साल हमारी कम से कम 40,000 हो जाए, December 20 आज, और हमारे 38,000 हो चुके हैं, 2,000 बचे हैं, देखते हैं होते या नहीं होते, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। शेयर करना मत भूलना वीडियो को। बाय बाय।